नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कई छोटी छोटी सी टर्म्स शब्दावली ऐसी है जिसको हम जानना चाहते हैं और अपने दैनिक जीवन में या तो अखबार में पढ़ते हैं या चैनल के माध्यम से सुनते हैं, और कम ज्ञान के कारण, पता ना होने कारण हमको वो बातें केवल पढ़ने के बाद भूल जानी होती हैं, क्योंकि हमें उन टर्म्स का मतलब नहीं पता होता। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कल एक मेरे मित्र हैं, वो फेसबुक पर किसी भाजपा वाले से बहस कर रहे थे। भाजपा वाले क्या, संगी था वो, उससे बहस कर रहे थे। जीडीपी पे इनकी बहस हो रही थी फेसबुक पर। तो जब भाजपा वाले ने देखा कि ये ओवर एक्साइटेड हो रहा है, तो उसने मेरे दोस्त से प्रश्न पूछा कि जीडीपी पर तुम इतनी बात कर रहे हो, ज़रा जीडीपी का मुझे मतलब बता दो। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि छोटी टर्म्स होती हैं, अगर आपको पता चलेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और सुनने में अच्छा लगेगा। मात्र 5 मिनट का ये वीडियो है, इसे ध्यान से सुने। साथियों, आज हम जिन टर्म्स की बात करना चाह रहे हैं उसमें मेन है रेपो, रिजर्व रेपो और आपका तीसरा जीडीपी। सबसे पहले हम रेपो रेट पर आते हैं। साथियों, रेपो का मतलब होता है रिपर्चेज एग्रीमेंट रेट। इसकी फुल फॉर्म ये होती है, बेसिकली होता क्या है, जब एसबीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक या वो बैंक जिनसे हम लेन देन करते हैं, वो बैंक के पास जब पैसे की कमी होती है तो वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर उनको बैंकों को लोन देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। सपोज़ कीजिए कि 4% इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई इन बैंकों से। ये बैंक उसको बढ़ाकर हमें 10%, 11% पर हमें लोन देते हैं, जिससे हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट उनकी ईएमआई हर महीने देते हैं। तो बड़ा मार्जिन बैंकों के पास रह जाता है। इसमें बैंकों के खर्चे भी मीट आउट होते हैं और बैंकों का लाभ भी, शुद्ध लाभ भी लगभग यही होता है। ये तो आपका एक रेपो की बात हो गई है। अब बात करते हैं कि इस रेपो रेट का आम आदमी के जीवन से, यानी कि आपके और हमारे जीवन पे क्या महत्व है। साथियों, जब रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और ईएमआई और लोन की जो किस्त होती हैं उनकी ब्याज दर बढ़ती हैं, जिससे हमारी ईएमआई और लोन की किस्त महंगी हो जाती हैं। जब रेपो रेट घटती है, यानी कि आरबीआई बैंकों से वसूलने वाला इंटरेस्ट घटाता है, तो उसका फ़ायदा बैंकों को होता है। कायदे में तो उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलना चाहिए। हम बड़ा हल्ला सुनते हैं हर बजट में कि रेपो रेट इस बार कम होगा तो किस्तों में कमी आएगी, ईएमआई में कमी आएगी, लेकिन वो मार्जिन सारा बैंक खुद खा जाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बैंक बाउंड है, बंधे हुए हैं कि उसका लाभ आम जनता को, जिन्होंने लोन लिया हुआ, उनको देना पड़े। अब साथियों, मुद्दा ये उठता है कि आज जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो रेपो रेट पहले 4.4% थी, उसमें 40 बेस कम पॉइंट कम करके वो 4% हो गई है, यानी कि रेपो रेट कम हो गया है। और टीवी चैनलों के माध्यम से, कल को आप अखबार भी देख लीजिएगा, उसमें ये बताया गया है कि मज़े आ गए, अब तो ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन साथ ही ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बैंकों के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक इस घटे हुए रेट का लाभ खुद लेंगी या आपको देंगी। ये केवल एक अफवाह होती है कि रेपो रेट घट गया तो ईएमआई भी कम हो जाएगी। ऐसा फ़ायदा अभी तक तो मेरी नज़रों में मैंने होता हुआ नहीं देखा। अब बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर साहब की। ये शशिकांत दास साहब हैं। ये एमए, बीए, एमए इतिहास से हैं और ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बहुत सज्जन आदमी हैं। लेकिन एक इतिहास के बंदे को आपने आरबीआई का गवर्नर बना दिया, जिसे फाइनेंशियल लैंग्वेज का नहीं पता, जिसे अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका रीज़न आपको पता होगा। सरकार चाहती है इस तरह जैसे आरबीआई है, सीबीआई है, इनकी स्वायत्तता को ख़त्म कर देना, ताकि ये खुद अपना डिसीजन ना ले पाएँ। इसलिए ये ऐसे व्यक्ति को वहाँ बैठा देते हैं जो केवल मूक दर्शक बनकर बैठा रहता है। क्योंकि जब उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर थे, तब मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा रिजर्व का हिस्सा मांग की थी आरबीआई से, जिसे उर्जित पटेल ने देने से मना कर दिया था। इसी के चक्कर में उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब सरकार को एहसास हो गया था कि चाहे सेना हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे सीबीआई हो, इन सब के जो मुखिया हैं, चेयरपर्सन हैं, गवर्नर हैं, उनका बहुत ज़रूरी है कि वो भाजपा से जुड़े हों और भाजपा वालों की बात माने। इसलिए उनको लाया गया। साथ ही ये तो बात थी आपकी रेपो रेट की, सिंपल सी बात
रिजर्व बैंक जिस रेट पर कर्ज देता है बैंकों को, वो रेपो रेट होती है। अब अगर दूसरी टर्म्स में बात करें, क्योंकि रेपो के साथ में रिवर्स रेपो भी ज़रूर साथ में आता है। रिवर्स रेपो रेपो का उल्टा होता है, यानी कि जब एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जिनसे हम लोग डीलिंग करते हैं, इनके पास सरप्लस फंड ज़्यादा हो जाता है, रिजर्व ज़्यादा हो जाता है, तो साथियों ये अपना पैसा जमा कर देते हैं आरबीआई में। आरबीआई उनको बड़े इंटरेस्ट के रूप में या तो किसी को उधार देते हैं या किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं। तो उसका जो रेट होता है, यानी कि बैंकों की जो जमा रखी गई राशि है आरबीआई के पास, आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट देती है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। साथियों ऐसे हालत क्यों आते हैं कि रेपो रेट घटानी पड़े? रेपो रेट घटाने का मतलब ये है कि जब बाज़ार में पैसा ना रहे, मार्केट में पैसा ना रहे। एग्जाम्पल लीजिए कि एमएसएमई को अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, कर्ज पैकेज। ठीक है, एमएसएमई की इंडस्ट्री जो है, एंटरप्राइजेज जो है, वो माल तो बना लेंगी, लेकिन उनको परचेज़ कौन करेगा? हम और आप। और हम और आपके पास जब पैसे नहीं होंगे, मंदी होगी, तो उन्हें खरीदेगा कौन? ये सरकार का बहुत गलत फैसला था जो एमएसएम को इन्होंने जो है कर्ज के रूप में पैकेज दिया। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नागरिक को कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए थी, ताकि हम लोग उसका बना सामान ले सकें। अब मार्केट में पैसा नहीं है, प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे, तो उन्हें खरीदने के लिए आरबीआई ने लोन की रेपो रेट घटा दी है, जिससे कि बैंक सस्ता लोन दे सकें हम लोगों को। और जब हम लोन लेंगे तो हम कुछ ना कुछ गाड़ी, घर या बाइक कुछ ना कुछ खरीदेंगे, लोन लेंगे। तो इसी मंशा के साथ कि बाजार में पैसे आ जाएं, कैसे कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, इसी लालच में फंसकर कि रेट कम, इंटरेस्ट रेट कम है, इसलिए बैंकों ने रेपो रेट कम की है, आरबीआई ने कम की है। अब आते हैं रिज़र्व रेपो रेट पे। रिज़र्व रेपो रेट जो होती है, जब वो कम होती है, इसका मतलब आरबीआई चाह रहा है कि बैंक अपने पैसे को हमारे पास जमा ना करके वो जनता में बांटे, क्योंकि जनता को लोन देने से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और आरबीआई में जमा करने से उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। आज की जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35 यानी कि 3.35% है, जो घटा दी गई है, ताकि बैंक जैसे एसबीआई बैंक है वो लालच में आरबीआई की तरफ ना भागे जमा करने के लिए पैसा, वो जनता को महंगे दरों पे लोन दें। ये आपका रिज़र्व रेपो रेट होता है, यानी कि जिस रेट पर बैंकों से आरबीआई उनसे अपने पास जमा करती है और उनको बैंकों को इंटरेस्ट देती है, इसे रिज़र्व रेपो रेट। इसी तरह दोस्तों एक टर्म्स होती है जीडीपी। अच्छा लगता है कि जीडीपी बढ़ गई, घट गई, इतने करोड़, इतने ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं मैं तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इससे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। किसी भी देश की सीमा के अंदर एक साल के भीतर जो भी फिनिश्ड गुड, कंप्लीट गुड्स बनाए जाते हैं, प्लस और जो पूरे साल में सेवाएं जनरेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनका टोटल जोड़ कुल जीडीपी होता है। इट मीन्स द जीडीपी इज़ द सम ऑफ टोटल 100% फिनिश्ड गुड प्लस प्रोवाइडिंग सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड की गई है। अब बात आती है कि जीडीपी हमारी कितनी है। हमारी जीडीपी फ़िलहाल 200 लाख करोड़ की है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए कि हमारे देश में पिछले साल में एक बोरी गेहूँ हुआ है, 1 कुंटल गेहूँ हुआ है, 1 कुंटल चावल है, और एक जियो ने 100 रुपये का डाटा या मोबाइल रिचार्ज करा है पब्लिक के लिए। ये सर्विस इसको बोलते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे बिल्डिंग, रियल इस्टेट बिल्डिंग वाले, टेलीफोन कंपनियां, टेलीकॉम सेक्टर। तो 1 कुंटल गेहूं हुआ हमारे देश में एक साल में, उसके 100 रुपये मान लीजिए आप भी। 1 कुंटल चावल, उसके भी 100 रुपये मान लीजिए। जो जियो ने सर्विस दी डाटा, इंटरनेट और कॉलिंग के लिए, वो भी आप 100 रुपये मान लीजिए एक साल में। तो भारत की जीडीपी 300 रुपये हो जाएगी। 100 300 रुपये जो जीडीपी है, ये आपकी टोटल जीडीपी कहलाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि गेहूं की कीमत जो है उसमें हम किसान की मेहनत भी, पानी भी, खाद भी अलग अलग से जोड़ें। इनका जो मार्केट प्राइस होता है, पूरे साल में एवरेज मार्केट प्राइस होता है, वो उससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाली जाती है। फिर इन तीनों का सम जोड़कर हम जीडीपी अपनी बनाते हैं। इसलिए इसका सिंपल सा फार्मूला ये हुआ कि अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि
जैसे इसकी परिभाषा में बताया गया है कि किसी देश की सीमाओं के भीतर, यानी कि एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रोडक्शन तो हमारे देश में हुई है ना उसकी, उसको एक्सपोर्ट हम कर देते हैं किसी देश में, लेकिन वो भी जीडीपी का हिस्सा मानी जाएगी क्योंकि हमारे देश की सीमा में उसका उत्पादन हुआ है। इसी तरह से इंपोर्ट का जो माल बाहर से आया हमारे देश में, वो हमारे देश की सीमाओं में तो बना नहीं, वो बना है, हम सपोज़ कीजिए अमेरिका की सीमा में, तो वो अमेरिका की सीमा में बना है, इसलिए वो अमेरिका की उसमें जीडीपी में शामिल होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर प्लस सर्विस प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर प्लस टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, ये जो निकल के आएगा ये जीडीपी कहलाई जाती है दोस्तों। सिंपल सी भाषा में एक देश की सीमाओं के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है माल का, चाहे वो खेती से हुआ हो, चाहे मशीनरी से हुआ हो, चाहे वो शराब का हुआ हो, चाहे वो भांग का हुआ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हुआ हो, चाहे वो क्रिकेट बैट का हुआ हो, चाहे वो कपड़े का हुआ हो, प्लस सर्विस प्रोवाइड, जो भी सर्विस हमें मिली है, जैसे रियल इस्टेट में मकान बनाकर बेचना सर्विस होता है, कंसल्टेंसी सर्विस होती है, टेलीकॉम सर्विस अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इनको जोड़ को जीडीपी बोला जाता है। तो साथियों ये तो हो गई हमारी आज की 3 टर्म्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जीडीपी। अब 2 बातें आपको और बता दूं मैं कि आपने अभी तक सुना नहीं होगा, जल्दी आप सुन लेंगे। एक शब्द होता है काटसा, ये बेसिकली अंग्रेजी की फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है द काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजर्स थ्रो सेक्शन 2017, यानी कि 2017 का ये अध्यादेश है, एक्ट बना है। ये एक्ट कहाँ बना है दोबारा बता रहा हूँ, इसका नाम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है काटसा। आप अभी शायद आज आपने आजकल नेट पे पढ़ा हो, न्यूज़ में तो ये चीज़ दिखाई नहीं जाती हैं। तो काटसा बेसिकली है क्या चीज़, एक एक्ट पारित हुआ था अमेरिका में संसद में पारित हुआ था कि जो भी देश, जिसमें हम भी शामिल हैं, जो भी देश नॉर्थ कोरिया, ईरान और आपका रशिया से संबंध रखेंगे, चाहे वो वित्तीय संबंध हो, सैन्य संबंध हो, या कुछ भी परचेजिंग करते हैं, बिजनेस डीलिंग रखते हैं इन 3 देशों से, क्योंकि ये 3 देश अमेरिका के एनिमी कंट्री माने जाते हैं एक तरह से। तो अमेरिका संसद ने एक बिल पेश किया, पारित किया कि जो भी देश इनसे सामान खरीदेगा वो अमेरिका का दुश्मन होगा और अमेरिका उस पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकती है। हमने पिछले साल रशिया से कुछ सैन्य सामान खरीदने की बात की थी, शायद अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, मे बी 1-2 महीने में होने वाली है। तो अमेरिका ने अब इस लहजे में सख्ती करते हुए कल 3:30 बजे रात को सख्त लहजे में बता दिया है, भारत को चेतावनी दे दी है दूतावास में कि हम आप पर भी इस एक्ट के प्रति कार्रवाई कर सकते हैं। और ये सीधी सीधी धमकी है, ये धमकी है जो अमेरिका ने भारत को दी गई है, यानी कि विश्व गुरु को दी है। यही सुनने का प्रयास करने के लिए काफ़ी बड़ा सीना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भागे फिरते रहते हैं, नेपाल जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, कभी स्वीडन जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं और इन लोगों की गुलामी करते हैं। इन लोगों ने हमें पिछले 2 दिनों में काफ़ी कुछ सिखा दिया है। नेपाल की आपको पता हो गई, नेपाल ने अपना नया नक्शा घोषित कर दिया है। साथ ही मेरा पूछना ये है कि क्या 60-65 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार भी रही, इंदिरा गांधी भी रही, राजीव गांधी भी रही, तो क्या इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इन बाहर विदेशों से अच्छे संबंध बनाए जाएँ? नहीं साथियों, इन लोगों को पता था, शासन चलाने का अनुभव था कि इनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो खैर आपको पता है, वो तो महान हैं ही, होने भी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपसे ये बात आपको नहीं पता होगी, या तो पता चल जाएगी, नहीं तो आपसे छिपा दी जाएगी बात ये। दूसरी बात ये मैंने पहले बताई थी, शायद कुछ लोग चूक गए थे। जो ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन है उसको 2021 की बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली थी, जिसे वर्ल्ड कप एसोसिएशन ने दी थी। भारत कई सालों से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन 2017 में भारत की मांग को मानते हुए 2021 के लिए विश्व कप मुक्केबाजी का भारत में होना निर्धारित हुआ था। 2017 से जो विश्व कप के आयोजक होते हैं वो भारत से एक फ़ीस मांग रहे हैं, सभी से फ़ीस ली जाती है वो, कि आपको फ़ीस जमा करनी है अगर आपको 2021 में अपने यहाँ विश्व कप मुक्केबाजी का आयोजन कराना है। लेकिन भारत के पास तो पैसे ही नहीं है। भारत की सरकार, खेल कूद मंत्रालय जो है वो शायद पता नहीं उसको किस गलतफहमी का शिकार था। अभी कुछ दिन पहले वो मुक्केबाजी का आयोजन वर्ल्ड कप आयोजकों ने भारत से छीन लिया है। ये खबर आपको नहीं दिखाई गई होगी कहीं भी, ना ही दिखाई जाएगी। और
भारत से छीनकर सर्बिया जैसे छोटे देश को दे दी गई है। दोस्तों, भारत में ये वर्ल्ड कप, इस तरह का वर्ल्ड कप पहली बार होना था। क्या ये हमारे देश के लिए एक गरिमापूर्ण बात है? बहुत दुखद बात है साथियों, क्योंकि देश ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको ना अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ना खेलों का ज्ञान है, सिर्फ़ और सिर्फ मन की बात करने के लिए सामने आते हैं। ना ही कभी किसी से कोई सलाह लेते हैं, ना इनके पास कोई स्टैंडिंग कमेटी है, वरिष्ठ कमेटी है। साथियों, ये 2 बातें और थीं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा और सभी मुस्लिम भाइयों को अलविदा जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मेरी सारी ये वीडियो आप इस पे फेसबुक पे तो डालता ही हूँ मैं, यूट्यूब पर भी पड़ी हैं। विक्रांत त्यागी सर्च कीजिए, सारी मेरी उस पे वीडियो आपको मिल जाएंगी। और बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।